आपके हाथ में नोट है, उस पर महात्मा गांधी नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर शहर। मुंबई से लाहौर, ढाका से काबुल, सब एक ही देश का हिस्सा। अगर ब्रिटिश कभी भारत आए ही नहीं होते तो क्या आज हम सुपर पावर होते, या फिर छोटे छोटे राज्यों में बंटकर एक दूसरे से लड़ रहे होते? क्या हम चांद पर पहले कदम रखते, या फिर इतिहास हमें ही मिटा देती? साल 1700 भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। हमारी हिस्सेदारी पूरी दुनिया की जीडीपी में करीब 25% से ज्यादा थी। हमारे कपड़े यूरोप के राजमहलों में पहनने का फैशन थे। बंगाल की मुलमल इतनी महीन कि उसे वोवन एयर कहा जाता था। हीरे जवाहरात, मसाले, चाय, नील, इत्र, ये सब हमारे देश से पूरी दुनिया में जाते थे। लेकिन इस सुनहरे दौर के पीछे एक सच्चाई थी, हम एकजुट नहीं थे। उत्तर में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, मराठा अपने चरम पर थे, सिख साम्राज्य उभर रहा था, और दक्षिण में मैसूर, त्रावणकोर जैसे राज्य अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हर क्षेत्र की अपनी सेना, अपना कानून, अपनी मुद्रा थी। यानी संसाधन और धन तो हमारे पास असीम थे, लेकिन राजनीतिक एकता की कमी ने हमें बाहरी ताकतों के लिए आसान निशाना बना दिया। और यही वो समय था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। एक क्रांति जो आने वाले 150 सालों में भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया में बिजी हो गई और भारत में कभी कदम ही नहीं रखा। इतिहास एकदम अलग मोड़ ले सकता था। पहला रास्ता, एकजुट भारतीय सुपर पावर। साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर, पूर्व और दक्षिण पूरे उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लेता। सिख साम्राज्य, मैसूर और बंगाल जैसे क्षेत्र मिलकर एक महासंघ बनाते। संसाधन, शिक्षा और व्यापार सब पर हमारा नियंत्रण होता। औद्योगिक क्रांति भारत में पहले आ जाती और हम दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश बन जाते। लेकिन दूसरा रास्ता भी उतना ही संभावित था। टुकड़ों में बंटा भारत। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य, हर एक का अलग झंडा, अलग मुद्रा, अलग सेना। राज्य आपस में लगातार लड़ते और पड़ोसी ताकतें, अफगानिस्तान, रूस, यहाँ तक कि चीन, हमारी जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करते। ऐसी स्थिति में भारत शायद आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अस्थिर बन जाता। यानी ब्रिटिश के न आने का मतलब हमेशा सुनहरा भविष्य नहीं, बल्कि ये भी हो सकता था कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते। ब्रिटिश के आने से पहले भारत सिर्फ एक खेती किसानी वाला देश नहीं था, हम दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब थे। सिर्फ बंगाल की बुनाई इतनी शक्तिशाली थी कि यूरोप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर सकती थी। कहा जाता है एक समय भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था, इतना कि मुगल दरबार में कर वसूलने के लिए तौल का इस्तेमाल नहीं, गहनों के ढेर लगाए जाते थे। अगर ब्रिटिश लूटपाट, कर वसूली और हमारे उद्योगों को बंद करने जैसी नीतियां न अपनाते तो आज तस्वीर कुछ और होती। शायद मुंबई और कोलकाता आज के न्यूयॉर्क और टोक्यो से भी आगे होते। शायद दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री दिल्ली में होती और हमारे पास दुनिया की सबसे तेज रेलवे नेटवर्क जो हमने खुद बनाया होता। तकनीक में भी हम पीछे नहीं रहते। हमारे व्यापारी, पारसी शिपिंग कंपनियां, बंगाली उद्योगपति और दक्षिण के मसाला व्यापारी पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति में यूरोप को बढ़त लेने का मौका शायद कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि भारत खुद उसका नेतृत्व करता। लेकिन ये सब एक बड़ी शर्त पर टिका था कि हम एकजुट रहते और अपने संसाधनों का दोहन खुद करते, क्योंकि अगर राजनीतिक अस्थिरता रहती तो हमारे सारे संसाधन हमारी ही आपसी लड़ाइयों में खत्म हो जाते। ब्रिटिश के आने से पहले भारत में शिक्षा की अपनी ही व्यवस्था थी। गुरुकुल, मदरसा, पाठशाला और विश्वविद्यालय, जहां सिर्फ धर्म ही नहीं, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा भी पढ़ाई जाती थी। अगर ब्रिटिश न आते तो ये प्रणाली शायद और विकसित होती और आज हमारी सबसे बड़ी टेक कंपनियां संस्कृत, फारसी या तमिल में कोड लिख रही होती। हमारा कानून भी पूरी तरह अलग होता। अंग्रेजी कानून की जगह हिंदू और इस्लामी परंपराओं पर आधारित न्याय प्रणाली चल रही होती, जिसमें पंचायती राज और स्थानीय अदालतें अहम भूमिका निभाती। शायद संसद जैसी कोई व्यवस्था न होती, बल्कि महासंघ के हर राज्य की अपनी अपनी असेंबली होती। फायदे और नुकसान दोनों थे। कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला अपनी मूल पहचान में आगे बढ़ते। त्योहार और भाषाएं और गहरी होती, लेकिन जातिगत भेदभाव, महिला अधिकारों की कमी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं शायद ज्यादा देर तक बनी रहती, क्योंकि कुछ जरूरी सुधार धीमे आते। यानी हमारी संस्कृति में एक और अधिक गहराई और मौलिकता होती, लेकिन सामाजिक प्रगति की रफ्तार शायद थोड़ी कम रहती। अब सोचिए, साल 2025 है,
लेकिन वो 2025 जिसमें ब्रिटिश कभी नहीं थे। चमचमाता आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, गगनचुंबी इमारतों के बीच खड़े हैं मुगल, मराठा और चोल काल के भव्य महल, जिन्हें आज भी संसद और प्रशासनिक भवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई और कोलकाता दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार चला रहे हैं। बंगाल की कपड़ा इंडस्ट्री अभी भी दुनिया का फैशन ट्रेंड सेट कर रही है। पंजाब और सिंध के खेत दुनिया को अनाज खिला रहे हैं और केरल के बंदरगाह से मसाले और चाय पूरे ग्रह में भेजी जा रही है। हमारे पास अपना चांद मिशन है, लेकिन ये मिशन सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे भारत महासंघ का है, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं। एक ही पासपोर्ट, एक ही मुद्रा और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत। लेकिन ये कहानी हर जगह परफेक्ट नहीं है। छोटे छोटे राज्यों के बीच पावर स्ट्रगल अब भी चलता है। कुछ इलाके आर्थिक रूप से आगे हैं तो कुछ पीछे, और फिर भी इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा है।